Good morning, sir. Morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे यार। क्वेश्चन लिखो। मान लो यार आपके पास क्या एक प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ से आपकी कोई रे आती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अच्छा, रे आती इस पर रिफ्लेक्ट होती, यहाँ जाती है, उसके बाद फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती क्या? हाँ, और क्या तरीका है? मान लो मैं कोई रे को यहाँ भेजता हूँ, ऐसे हो जाती, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मेरा पॉइंट क्या है, जिन दो फेस के बीच में रिफ्लेक्शन होता है ना, ये एक फेस ये है, एक फेस ये है, इन फेस के बीच के जो एंगल होते हैं उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे इसमें हो रहा है तो इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म क्या डिफाइन हो गया, ये डिफाइन हो जाएगा। वो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिनके बीच में, जिन दो पे लाइट आपकी रिफ्लेक्ट करती है, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, या रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बोल देते हैं। ये इज द एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। ऑलराइट, चलिए, तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि लाइट आती है इस एंगल आई पे, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड से म्यू, so that जो रे है जब इंसिडेंट हो रही है, अच्छा पी क्यू पे तो टी एयर हो नहीं सकता क्योंकि आप कहां से जा रहे हो, एयर से डेंसर में जा रहे हो। लेकिन अब जब यहां से यहां जाओगे तो डेंसर से रेयर में जा रहे होगे। तो इस फेस पे है ना, इस फेस पे टी एयर हो, पी आर पे टी एयर हो, फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस पी क्यू। तो जो रे आ रही है वो पी क्यू पे किसी भी एंगल पे आ जाए, वो पक्के से क्या करे, पी आर पे टी आर करे। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या रिलेशन होना चाहिए ए और म्यू क्या? ए एंड म्यू, सो दैट ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, सो दैट फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसी भी एंगल पे पी क्यू पे आ जाए, वो पक्के से क्या करे, पी आर पे दूसरी फेस पे टी आई आर करे। क्वेश्चन क्लियर है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir, sir,
Sir, A greater than sin inverse 1 by mu. तो तुमने ए ग्रेटर देन सी बोल दिया बेसिकली। 90 plus r minus a greater than equal to sin inverse 1 by mu. Yes, sir, मतलब A greater than C. अरे देखो आर तो पिक्चर में आया नहीं ना, पता थोड़ी हमें आर क्या है। चलो मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, इसको ऐसे ज्वाइन करो। मान लो दिस इज R1, इसको बोलते हैं R2। हालांकि ये दूसरी फेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, लेकिन ठीक है मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये कितना एंगल बचा, ये वाला एंगल 90 minus R1. 90 minus R1. तो ये कितना बचा, 90 minus R2. 90 minus 90 A plus 90 माइनस R2, राइट। तो अब मैं लॉजिकली बोल सकता हूँ ये जो एंगल है 90 माइनस R1, दूसरा है 90 माइनस R2, और तीसरा एंगल बचा A। तीनों का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 180. इस एंगल में 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 प्लस A ये होना चाहिए। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या आई, ये हमें पक्के से पता है ना। एक बात बताओ, अगर तुमको पी आर पे टी आई आर चाहिए, पी आर पे अगर मुझे टी आई आर चाहिए, तो ये चीज तो जरूरी नहीं कि जो R2 होना चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन C. वो हमेशा C से बड़ा होना चाहिए। एग्री करते हो? अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे आप I बढ़ाओगे वैसे वैसे R1 बढ़ेगा क्या, और जैसे जैसे R1 बढ़ेगा वैसे वैसे R2 बढ़ेगा छोटा होगा, छोटा होगा। सर छोटा होगा। क्योंकि R1 प्लस R2 का सम तो कांस्टेंट है। तो Yes. अगर आप I बढ़ाओगे तो R1 बढ़ेगा, और R1 बढ़ेगा तो R2 छोटा होगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ना जितना पॉसिबल मैक्सिमम R1 कर सकता हूँ उतना पॉसिबल R1 कर देता हूँ, है ना। उसके बाद भी अगर R2 C से बड़ा हुआ तो पक्के से TR होगा क्या। ये स्टेटमेंट मेरी समझ में आई, मैंने क्या बोला। Yes. मैं R1 को मैक्सिमम पॉसिबल उसकी वैल्यू पे ले जाता हूँ, और फिर देखता हूँ R2 कितना है। अगर R2 अभी भी C से बड़ा है TR पक्के से होगा, और R1 को और कम करते जाओगे तो R2 तो और बड़ा होता जाएगा। ऑलरेडी C से बड़ा था तो और C से बड़ा हो जाएगा, फिर तो TR करना ही करना है। कौन समझ में आ रहा है मेरा, चमक रहा है। यस सर। मेरा पर्पस क्या रहेगा कि यार मैं R1 का देखता हूँ R1 मैक्सिमम कितना हो सकता है। एक बात बताओ, जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे R1 भी बढ़ेगा, Yes. तो मैं I को मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ, I को मैं मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ, 90. 90 से बड़ा तो नहीं कर सकता I को मैं। तो जब I मैक्सिमम होगा तो कोरस्पॉन्डिंग R भी R1 मैक्सिमम होगा। लगाओ यहाँ पर स्नेल्स लॉ, 1 into sin 90 equals to mu into sin R1। sin R1 कितना है, अच्छा अब बताओ तो यहाँ से समझ रहे 1 by mu, और 1 by mu is also equals to sin C। Yes, sir. यस सर। है ना। अब एक ऐसा ही निकाल लो, अब उल्टा सोचो ना, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर R1 पे आ रहा होता तो 90 से निकलता तो R1 क्या बन जाता, C बन जाता, नहीं बन जाता। Yes, तो sir. R1 Yes, sir. जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, C. इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या डाल दी, C। उसके बाद भी अगर R2 मैंने क्या माना C से बड़ा है, तो ये दोनों का जो सम होगा वो 2C से बड़ा आएगा क्या। Yes, sir. A greater than 2C हो जाएगा। मैंने A की जो वैल्यू आई है वो 2C जितनी है 2C से बड़ी है, बढ़िया 2C से बड़ी है Yes, sir. ये मैक्सिमम C हो सकता है। ये मैक्सिमम करने के बावजूद भी अगर R2 C से बड़ा है, यानी A अगर 2C से बड़ा है तो सुना A 2C से बड़ा है, ये मैक्सिमम C हो सकता है। तो R2 वैल्यू क्या आएगी, 2C से बड़ी नंबर माइनस C, जो नंबर बचेगा वो R2 क्या बचेगा, C से बड़ा ही बचेगा। TR हो गया। Yes, sir. अब बाद में C की डाल दो sin इनवर्स 1 by mu। ये मेरी कंडीशन होनी चाहिए थी कि अगर आपको दूसरे पेज पे TR कराना है तो जो A की वैल्यू है वो 2C से बड़ी हो। एक्सक्यूज मी सर, हम्म। सर जो R2 एंगल है वो PR फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा ना।
हाँ, नाम मैंने दे दिया, अंदर वाले R1 R2 दे दिए। एक्चुअली क्या, तो इसको जो लोग क्या बोलते हैं, ई बोल देते हैं। ये क्या है, आई क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ई क्या बन गया, एंगल ऑफ एमरजेंस, है ना। प्रिज्म में इंसिडेंट हुआ आई पे, एमरजेंस हुआ ई पे। ये R1 या R2, तो एक्चुअली पहले फेज के लिए आई इंसिडेंट है, R1 रिफ्लेक्टेड है। दूसरी फेज के लिए एक्चुअली इंसिडेंट क्या हुआ, R2, और ई क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड हुआ। एंगल ऑफ बस नाम, हाँ बस नाम दिया है ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, आई इंसिडेंस ई इमरजेंस, है ना। आई से इंसिडेंट हुआ, ई से बाहर निकल गया, अंदर वाले को R1 R2 दे दिया। हालांकि आपको क्लैरिटी है, पहले फेज के लिए आई इंसिडेंट R1 रिफ्लेक्टेड, दूसरे फेज के लिए R2 इंसिडेंट, ई क्या है, रिफ्लेक्टेड। सर इस वाले केस में तो जैसे हमारे पास आगे की R1 की मैक्सिमम वैल्यू पर भी ये R2 सेटिस्फाई कर जाएगा कि C से बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, नहीं, मैंने माना ये है कि अगर मेरा A 2C से बड़ा होगा, लॉजिकली सोचो, R1 R2 वैल्यू क्या है, A माइनस R1। ऐसा मैंने देखा ये भैया कितना मैक्सिमम हो सकता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, C, है ना। जब मैक्सिमम वैल्यू डालूंगा तो R2 वैल्यू मिनिमम आएगी। जैसे जैसे R1 बड़ा होगा वैसे वैसे R2 का खतरा बढ़ गया ना, TIR ना करने का, है ना। TIR ना करने का खतरा बढ़ गया, अनसेफ हो रहे हो आप। बट तो मैंने R1 की तो डाल दी मैक्सिमम वैल्यू, भाई आप कितना इसको कम से कम कर सकते हो। और उसके बाद मैंने बोला A की जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2C। तो अगर 2C से बड़े नंबर में से अगर C माइनस करोगे तो अभी भी नंबर क्या बचेगा, अभी भी नंबर जो बचेगा वो क्या बचेगा, डिफरेंस Greater than C. ग्रेटर तो देन C सी। बचेगा। तो सर कुछ ज्यादा ही होगा सर। हाँ तो R2 है ना, तो आपने क्या किया, मैक्सिमम पॉसिबल ट्राई किया अनसेफ होने का, फिर भी R2 C से बड़ा है तो मतलब TIR कर गया। अदरवाइज क्या होगा, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑब्वियसली 90 से छोटा ही होगा, 90 से छोटा ही होगा ना जनरली। तो 90 पे भी आपने Yes, sir. TIR करा दिया, बाकी एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 90 से छोटा होगा। अगर ये 90 से छोटा है तो R1 भी C से, R1 कम होता जाएगा, R1 का कम होता जाएगा तो R2 तो वैसे भी बढ़ता जाएगा। वर्स्ट केस में भी ये C से बड़ा है, बाकी केसेस में तो C से कंफर्टेबली बड़ा हो गया। लकीली क्या हुआ देखो, एक्चुअली आप क्या देखते, ये मुझे पता है TIR होता है PQ पे, PQ के लिए क्या लिखते हो, क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं, साइन C इंटू म्यू इक्वल्स टू 1 इंटू साइन 90। तो यहाँ से साइन C की वैल्यू क्या थी, 1 बाई म्यू, तो साइन C 1 बाई म्यू है। इस फेस के लिए भी क्या हो गया, आई की ये R1 की वैल्यू है वो भी C के बराबर आ गई। यहाँ TIR नहीं हो रहा भाई पहली फेज पे, मैं मुझे पता है अगर मैं ये कंडीशन ले लूँ, साइन 90 ये 90 ले लो और ये R1 ले लो, तो R1 की जो वैल्यू आएगी वो मैग्नीट्यूड में C के बराबर आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करें। मान ली टेबल है ना, जैसे आपकी स्टडी टेबल है, आपने स्टडी टेबल में क्या किया, एक मार्क लगा के, और इसके ऊपर आपने रख दिया एक ग्लास क्यूब रख दिया। तो ये जो क्रॉस मार्क है वो कहाँ पर है, टेबल और ग्लास क्यूब के बीच में आ गया, ग्लास क्यूब के अंदर तो नहीं है, ग्लास क्यूब के अंदर तो नहीं है। हाँ। तो मान लो ये क्या है, ग्लास क्यूब ले लिया। अब क्या है, आपका एक ऑब्जर्वर है, जिसको यहां से देखना चाहता है। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं इसको यहाँ से देखता तो मुझे क्या क्या डिफरेंस दिखाई देता, यहाँ से देखता तो मुझे क्या दिखाई देता, ऊपर की तरफ। क्रॉस थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता। यस Yes, sir. चलिए
बट अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे उसको कहां से देखना है, साइड वॉल से देखना है, मेरे को इसको देखना है साइड वॉल से। तो फाइंड म्यू सो दैट कि आप इसको साइड वॉल से देख ना पाओ, सो दैट नॉट एबल टू सी द मार्क। ऊपर से देखोगे तो पक्के से दिखेगा ही दिखेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऊपर से देखोगे एकदम ऊपर वाले से, तो आपको थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्टेड दिखाई देगा एपरेंट डेप्थ। मेरे को ऐसा म्यू निकालना है, मतलब कंडीशन ऑन म्यू निकालना है, फाइंड कंडीशन ऑन म्यू सो दैट आप साइड वॉल से देखो तो आपको ये दिखाई ना दे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर पिछले क्वेश्चन में एक बार ये बता दो कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए थी, मतलब कैसे सोचना चाहिए था। ये नहीं सोचा जाता अपने आप से, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि एंगल ऑफ प्रिज्म का जो रिलेशन है वो r1 प्लस r2 कैसे आएगा। अगर ये पता होता तो शायद तब सोच सकते थे। ये जनरली ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग कराते नहीं है, कराते तो क्या करते हैं, पहले प्रिज्म पढ़ाते हैं, प्रिज्म के पढ़ाते पढ़ाते प्रिज्म के साथ करा देते हैं कि वहां आपको एज ए रिजल्ट याद रह जाता है कि जो ए आर इंटरनल एंगल जो एंगल उनका सब जो समय वो ए के बराबर है। इतना पता होता तो शायद फिर दिमाग काम कर जाता कि जो R2 है क्लियरली R2 डेफिनेटली सी से बड़ा होना चाहिए। ये तो आपको फिर चमक ही जाता कि हाँ ये तो होना चाहिए। और फिर R1 के ऊपर आता कि भाई R1 जैसे से बड़ा हो गया वैसे वैसे R2 अनसेफ हो रहा है। तो अगर मैं R1 को मैक्सिमाइज कर दूं फिर भी अगर R2 सी से बड़ा रह गया तो मैंने इसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी और मान लिया R2 अभी भी सी से बड़ा है ना। या उल्टा कि R2 नहीं पता है, R1 की मैक्सिमम वैल्यू डाल दी और अगर A2 C से बड़ा हो जाएगा तो R1 और A का जो डिफरेंस है वो अभी भी C से बड़ा आएगा और मतलब R2 की वैल्यू C से बड़ी आएगी और क्लियर कर जाएगा। उसके बाद सोचा जा सकता है। बट ठीक है मैंने इसलिए दिया ताकि हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन को सोचते सोचते खुद से सोच लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियसली कभी कभी थ्योरी बता के क्वेश्चन देना ठीक होता है, कभी कभी क्या होता है खुद से थ्योरी डेवलप करनी होती है। तो इसका कोई टेंशन नहीं है, शायद चांसेस बहुत कम है। मतलब पूछोगे तो यार ऑनेस्टली किसी भी ईयर में किसी भी बच्चे ने खुद से ये क्वेश्चन नहीं किया है। जो इसमें मार्क है वो सेंटर में एकदम लास्ट क्यूब के। कहीं भी हो सकता है, सेंटर पे नहीं है, इस एज की तरफ हो सकता है, सेंटर पे हो सकता है, इस एज की तरफ हो सकता है, कहीं हो सकता है, कहीं भी। सर इस क्वेश्चन में केसेस बनेंगे?
पता नहीं दोस्त, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा ट्राई करो। हिंट में तो ये कि बहुत आसान है ये, वन लाइन सॉल्यूशन। सर म्यू ग्रेटर देन √2। न्यू ग्रेड कैसे? सर मिनिमम क्या सर एज से मार्क का निकाल लिया था कि कैसे एंगल आएगा, तो उससे रिलेशन में डाल के कोई कंडीशन आ गई। अच्छा क्लास ये देखो, एज कहीं भी हो सकता है, मार्क कहीं भी हो सकता है, कहीं भी है। मान लो मैंने मार्क मान लिया कहीं भी है, ओवलिस के नीचे है ना, ये आपका मार्क है। आपको पता है मार्क इस यहाँ से कोई भी रे निकले क्या आ जाएगी डेंसर में टूवर्ड्स, और यहाँ क्या कर जाए, बाहर ना निकले, तो नहीं दिखाई देगा ना आपको। यस सर। Yes, sir. सर हम्म, सर अगर वो ग्लास स्लैब उसके ऊपर रखा हुआ है, वो पॉइंट है अगर, तो सर वो बाहर से थोड़ा मानेंगे सर हम, बिल्कुल मतलब ऊपर ही होगा ना उसके, तो हाँ बिल्कुल। अब सोच, लॉजिकली सोच यार, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है तो ग्लास के बाहर इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में रेज निकलेंगी, चारों डायरेक्शन में रेज निकलेंगी। इस मार्क से चारों डायरेक्शन में रेज होंगी नहीं होंगी? होएगी सर। अच्छा इसको जितना इस गैप को मैंने क्या किया है ना, 1 लाख टाइम्स जूम करके देखा है, तो बिलीव ये तो मुझे समझ में आया ना, जो भी रेज निकलेंगे वो पहले इस फेस पे तो एंटर करेंगे, ये थोड़ी कि इसके अंदर से चलेंगे रेज, इस फेस पे तो इंसिडेंट करेंगे, उसके बाद इसके अंदर एंटर करेंगे ना। आपने एकदम से चिपका के रखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है भाई, तुमने ऐसे मान लिया ये रखा ये है और अब क्रॉस यहाँ पर है, फिर भी मैं क्या बोलता हूँ, इससे खूब सारी रेज निकलेंगी, इसके अंदर जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, C should be greater than 45 degree. Greater than √2. 1 by √2 sorry. ऐसे होगा ना Sir, भाई। greater than greater 5. than √2. Yes, sir. इससे ऐसी रे निकलेगी, फिर यहाँ भी इंसिडेंट हो रही होंगी है ना, यहाँ भी इंसिडेंट हो रही होंगी, यहाँ भी इंसिडेंट हो रही है, जो भी है आएगी तो हवा से ही ना, ऐसे है। उसको मैंने थोड़ा सा जूम करके ऐसे दिखा दिया। एक बात बताओ, सिंपल समझ में इसको ऐसे कट करके देखो, बच्चों सेगमेंट को क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये कैसे दिखाई दे रहा है आपको, Glass prism. प्रिज्म की तरह। प्रिज्म की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं, प्रिज्म दिखाई दे रहा है ना, है ना। बच्चे हुए आपके हाफ का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं इस फेस से देख रहा हूँ तो इस फेस में जो भी रेज आ रही है, तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं हो गया कि एक फेस पे किसी भी एंगल पे रेज आ जाए, दूसरे वाले फेस से क्या करे, हमेशा टीयर करे, ये आपका क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल, Angle of light. ये And पहली, prism. ये एक फेस है, एक फेस पे रेज अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, बट फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस वो दूसरी फेस पे हमेशा क्या कर रही है, टीआईआर। Yeah. तो आप एक प्रिज्म की तरह मान सकते हो इस हाफ को, है ना। ये दो रिफ्लेक्टिंग फेस है, उसका एंगल हो गया 90 डिग्री। तो आपको पता है कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो ए है मस्ट बी ग्रेटर देन 2c। Yes. दोनों तरफ साइन ले लो, ये 1/√2 ग्रेटर देन साइन, साइन से क्या है 1 by mu. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, म्यू की वैल्यू क्या आई, Greater than √2. चलाकी मारी हमने, देखा, हमने ध्यान नहीं दिया कि भैया ये भी जो एक हाफ है वो प्रिज्म की तरह ही है। नोट कर लो,
अगला टॉपिक लिखिए, रिफ्रैक्शन एट। अभी तक आपने जितने भी कोई प्रॉब्लम्स की हैं, इन सब प्रॉब्लम्स में क्या हो रहा है? देखो जितनी प्रॉब्लम सारी जो रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा था? प्लेन सरफेस से हो रहा था। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग रिफ्लेक्शन करेंगे फ्रॉम द कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस भी कौन सी है? स्पेसिफिकली स्फेरिकल कर्वेचर की है। यस सर। कर्व सरफेस का सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है? लेंसेज। जो लेंस की सरफेस होती है वो प्लेन नहीं होती है। जैसे ग्लास स्लैब है, उस पे जो रे गिरती है, रेज जो आती है, वो रिफ्लेक्शन होता है एट प्लेन सरफेस। लेंस की जो सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है, स्फेरिकल नेचर की होती है वो। तो पहले हम कर्व सरफेस का निकालते हैं। नोट कर लिया ऊपर वाला? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ठीक है, ये देखो, मान लो या भी कोई भी कर्व सरफेस है, ये कॉनकेव है, कन्वेक्स है? पहले मार्क। डिपेंड करेगा। अगर मैं यहाँ से देखूंगा, अगर रेज यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, तो आपको ये सरफेस क्या दिखेगी? उभरी हुई दिखेगी। उभरी हुई सरफेस क्या होती है? कन्वेक्स। कन्वेक्स। यहाँ से इंसिडेंट हो रही है तो ये आपको अंदर की तरफ धसी हुई दिखेगी, है ना? ये एक्चुअली ये प्लेन होता है, ऐसे प्लेन होता है, लेकिन ये सरफेस क्या है? प्लेन होने बजाय आपसे अवे जा रही है, तो क्या होगी? कौन के? तो सिंगल कर्वेचर दे दूं तो डिपेंड करता है आप कहाँ से देख रहे हो। तो मान लो रेज यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से, तो जहाँ से इंसिडेंट हो रही है उसको मैं क्या मान रहा हूँ? μ1। और जहां जा रही है उसे क्या मान रहा हूँ? μ2। 1 का मतलब ही क्या है? पहला मीडियम, राइट? अच्छा, इसके हिसाब से ये क्या हो गया मेरा? सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, नॉर्मल बना दिया है। मान लो यहाँ मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, ऐसे इंसिडेंट में। अब बताओ, रेट टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? ये डिपेंड अच्छा, ही अगर करेगा। म्यू2 कम है तो डेफिनेटली अवे अवे हो फ्रॉम जाएगा द क्या? नॉर्मल। अवे फ्रॉम द। तो आपको इमेज कहाँ दिखाई देगी? और पास। आपका हाँ, थोड़ा आगे तो दिखाई देगी। ये रियल है, वर्चुअल है? वर्चुअल। 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 तो पक्के से बोल सकते हो? इस केस में तो पक्के से बोला जा सकता है कि भैया आपकी जो इमेज आएगी वो क्या आएगी? वर्चुअल आएगी। अगर मान लो म्यू2 डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो दूर हो जाएगा सर। टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये भी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होना हुआ। थोड़ा पीछे इस वो केस बनेगी सर। Away from. यहाँ बन सकती है। ये इंसिडेंट हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये भी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होना हुआ। भाई यहाँ जा रही थी, ये भी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होना हुआ। इस केस में इमेज क्या बनेगी? इन्फिनिटी पे पैरेलल हो गई। Yes, और sir. ये गई, इसे भी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बोल सकते हो। अब मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या सभी को? इन केस लिए ये भी टुवर्ड्स द नॉर्मल है, एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा। दूसरी वाली भी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तीसरी वाली टुवर्ड्स द नॉर्मल है। मतलब अगर म्यू1 म्यू2 में ज्यादा डिफरेंस है, मतलब क्या है? म्यू1 ले रहा है और म्यू2 कुछ ज्यादा ही डेंसर है। ज्यादा डेंसर तो क्या होगा? जितना ज्यादा डेंसर होगा उतना ज्यादा नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। तो म्यू1 म्यू2 में जितना रिलेटिव गैप ज्यादा होगा उतना इसके रेस के मुड़ने के चांस ज्यादा, और इमेज क्या बनेगी? रियल। अब सोचो ना, अगर म्यू1 म्यू2 बराबर होते तो क्या ये रे सीधी सीधी निकल जाती? यस सर। Yes, sir. जैसे से बड़ा होने लगा ये रे नॉर्मल की तरफ बेंड होने लगी। वर्चुअल भी बन सकता है, रियल भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ म्यू1 एंड म्यू2। ऑलराइट, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। तो एक कोई भी केस उठा लेते हैं और उससे हम अपना एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सेंटर है ना? ये मेरी रे इंसिडेंट हुई, और ये वाला केस ले लेते हैं।
चाहो तो आप ये वाला ऊपर वाला, ये वाला, ये वर्चुअल वाला केस ले सकते हो। कुछ एक फॉर्मेट ड्राइव करता हूँ तो सबके लिए ट्रू हो जाएगा। जैसे हमने मिरर का फॉर्मेट ड्राइव नहीं किया था, अब याद है हमने मिरर के 2-3 केस किए थे। यस एक बार सर। रियल इमेज Yes, दो sir. वर्चुअल में थी, दो हमने बोला कि यार 2 4 5 10 फॉर्मूला राइट में सोचा कि एक सिंगल फॉर्मूला बनाओ, उसमें साइन रख दो तो आपको प्रॉपर हर केस आपका काम कर जाएगा, राइट। तो इस डायग्राम के हिसाब से, पर्टिकुलरली इस डायग्राम के हिसाब से आपको बताना है कि μ1 मीडियम μ2, इसे क्या बोला जाएगा? ऑब्वियसली ये क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और ये डिस्टेंस क्या है? v। तो सेंटर की दूरी है, ये क्या है? r। दिस इज अल्फा। जो देखो इमेज बनाएगी वो बीटा है, और ये जो बना रहा होगा सेंटर वाला, इसे बोलेंगे हमेशा गामा। ठीक है, कंडीशन क्या है? अल्फा बीटा गामा बड़े हैं या छोटे एंगल है? बहुत हमारा पूरा चल रहा है कि जो भी आप कर्वेचर पढ़ोगे, सारे कर्वेचर क्या होंगे? एपर्चर साइज में बहुत छोटे हैं। अल्फा को, बीटा को, गामा को मैं बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे एंगल, इसलिए मैं साइन अल्फा, साइन बीटा, इन सबको क्या मान सकता हूँ? tan अल्फा, tan बीटा। अच्छा, अगर ये बहुत छोटे हैं तो चलिए, शायद डिस्कनेक्ट हुआ था। और ये पॉइंट ए है, एंड से दिस पॉइंट इज पी। तो अगर मैं बोलूं अल्फा बीटा ये एंगल बहुत छोटे हैं, तो ऑब्वियसली ए जो होगा, ए क्या होगा? पोल के बहुत पास होगा। तो जब आप Yes. परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो पी और पी डैश दे आर एक्चुअली रियली वेरी Close. क्लोज। अब फाइंड रिलेशन बिटवीन फॉर दिस पर्टिकुलर केस कि एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी एक रियल इमेज बन रही है, आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा? और जो जो पैरामीटर चाहिए, मान लो ये ऑब्वियसली दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सारे वेरिएबल मैंने आपको लिख के दे दिए, अब इन सबको का रिलेशन ढूंढो। One by v minus one by u is equal to one by f. बस कर्व सरफेस का कोई फोकस ही नहीं अभी, वो तुमने मिरर के लिए निकाला था फोकस, अभी तो ये सिंगल सरफेस का कोई फोकस है ही नहीं। एक बात बताओ, ये अल्फा और गामा को ऐड कर दूं तो अल्फा गामा का सम किस एंगल के बराबर है? I. I. I इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। अच्छा, अब ये बताओ आर प्लस बीटा किसके बराबर है? Gamma. Gamma.
r plus beta mu1 alpha plus mu2 beta equal to mu2 minus mu1 into gamma. So u2 by v minus u1 by u in equal to u2 minus u1 by r. वापस बोलोगे एक बार दोस्त? So mu2 by v minus mu1 by u equals to mu2 minus mu1 by r mu2 by v आगे minus mu1 by u equals to mu2 minus mu1 by r. गलत गलत गलत। गलत है दोस्त। तुमने वो वाला रिजल्ट ड्राइव कर लिया, इसमें वाला रिजल्ट बताया जो कि फाइनली आएगा, राइट। बट इस केस का रिजल्ट ये नहीं आएगा जो तुमने निकाला, उसमें अगर मैं साइन डाल दूंगा प्रॉपर तो आपको इस केस का रिजल्ट मिल जाएगा। आई क्या है? अल्फा प्लस गामा और आर क्या है? गामा माइनस बीटा। ऑलराइट, एक बात बताओ, म्यू1 साइन आई किसके बराबर है? mu2 sin r. Yes. अच्छा, एंगल बहुत छोटे हैं तो साइन Sin आई x किस को i tan आई एंड जो साइन आर है वो किसके बराबर हो गया? tan आर के बराबर हो गया। अब मैं डायरेक्ट बताऊं साइन आई क्या हो गया? अच्छा यार, इसको एक काम करता हूँ। अच्छा, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू आई एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू आर। साइन आई आई के बराबर हो गया। म्यू1 आई क्या लिखोगे? हाँ है ना? Then mu1 by u plus mu2 by v equal to mu2 minus mu1 by r. ठीक है, ये क्या है? आर क्या है? अच्छा मुझे पता है अल्फा बीटा गामा सब छोटे हैं, तो मैं डायरेक्टली अल्फा को क्या लिखता हूँ? tan अल्फा। tan अल्फा क्या है? ऊपर देखो, tan अल्फा क्या है? AP डैश अपॉन AP डैश अपॉन u। गामा क्या है? AP डैश न्यूटन। गामा अगेन क्या है? AP डैश अपॉन r। और बीटा क्या है? AP dash upon बीटा AP डैश अपॉन v। देखो ऑब्वियसली आप साइन आई को आई लिख पा रहे हो, आई को अल्फा बीटा अल्फा गामा तो चलो लिख जाते हैं, अल्फा गामा को फिर से आप tan अल्फा tan गामा मान सकते हो, तभी पॉसिबल जब क्या हो? एंगल ऑफ इंसिडेंसेस और ये सब अल्फा बीटा गामा सब क्या बहुत ही छोटे हो। ये तो कट गया, ये सब तो गया। अब बताओ यहाँ से क्या बचा? ये म्यू2 बाई वी इधर चला गया, और यहाँ क्या बचा? प्लस म्यू1 बाय यू इक्वल्स टू म्यू2 बाय आर माइनस म्यू1 बाय आर। ये है आपके पास, ये रिलेशन है इस केस के लिए। एक बात बताओ, अगर वर्चुअल बनता तो ये बनता क्या? ये बीटा आता है ना, इस केस के लिए करते कुछ और आता है, फिर अवे वाला करते कि यहाँ से आया लेकिन नॉर्मल से अवे हो गया तो यहाँ बनता उसका आता। तो इन सारे केसेस का आप क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं सबको अलग अलग आता। जो मेरा फाइनल रिलेशन है एक्चुअली वो क्या है? ये आता है म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। ये याद रखो, ये सारे केसेस का जनरल फॉर्मूला है। म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। एक बात बताओ, हमने ये वाला केस पढ़ा ना, साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे।
ये इंसिडेंट है, डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ, डायरेक्शन क्या मानना है, पॉजिटिव। तो इसके साथ v की वैल्यू क्या आई भाई, सारी डिस्टेंस कहां से चालू करोगे, पोल से v की तरफ जाओगे, i की तरफ। v पॉजिटिव है इस केस के लिए, क्या इस केस का r भी पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव, लेकिन u क्या है इसका, नेगेटिव। तो इसको अगर मैं पॉजिटिव रखूं, किसी ने मेरा नाम लिया है क्या, आ गया कोई, नो सर। v को क्या रखा पॉजिटिव, r को क्या रखा पॉजिटिव, और u को क्या रखा नेगेटिव। नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। तो क्या मैं ऊपर वाले रीजन में पहुंच गया, तो चेक करो आ रहा है नहीं आ रहा है, यस सर। यस सर। r को रखा पॉजिटिव, u को रखा नेगेटिव। ऐसे आप कोई हर केस के लिए ड्राइव कर लो और बाद में चेक कर लो कि इस फॉर्मूले में अगर आप प्रॉपर साइन रख दोगे तो आप एग्जैक्टली जो आपने ड्राइव किया वहां पहुंच जाओगे। तो आपको अलग अलग केसेस ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंगल केस ये बनाया हुआ है, ये याद रखना है। इसमें क्या रखो, पुट ऑल दी वैल्यूज विद साइन। अननोन है, आपने निकल के आ जाएगा। एक बात बताओ, अगर v नेगेटिव आता तो v कहाँ था इस डायग्राम के हिसाब से, v नेगेटिव आ जाता सोल्व करके, इन फ्रंट ऑफ द इसे रियल बोलेंगे वर्चुअल बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे सर अगर v नेगेटिव हो तो। अच्छा तो आप समझ रहे हो ना, मिरर का जो रियल साइड होता है वो सेम साइड होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में जो रियल साइड होगा वो ऑब्वियसली रेज तो पार कर गई है ना, तो दूसरी तरफ अगर जाके मीट कर रही है तो ऑब्वियसली क्या है रियल है, और सेम साइड आपको दिखाई दे रही है तो मतलब क्या है वर्चुअल, क्योंकि ऑब्वियसली रेज क्लियर है। हाँ यस। चलिए इसी में, अच्छा म्यू1 किसे माना है, म्यू1 कौन सा मीडियम है, म्यू1 पहला, और म्यू2 क्या है, हाँ म्यू1 है इंसिडेंट वाला मीडियम, म्यू2 क्या है रिफ्लेक्टेड वाला मीडियम, राइट। ऐसे ही मान लो, सर एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर दिखा दो। एक सेकंड दिखा देता हूं। ये तो लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, मान लो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, रियल बनेगी तो क्या बनेगी दोस्तों, हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, ये रियल साइड है ना। ऑब्वियसली इसमें से जो रेज निकलेंगे वो दूसरी तरफ चली गई है, दिस इज म्यू1। भाई अगर आपने म्यू1 बोल दिया तो वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है वहां पर, सर ये रेड बॉक्स में जो फॉर्मूला है इसमें आपने नेगेटिव रखा क्यों है, मतलब वो आप कुछ फॉर्मूला ऊपर जो डिराइव करा था उसमें प्लस के बाद नेगेटिव क्यों रखा हमने। अरे नहीं रखा भाई, ये तो एक केस के लिए ड्राइव किया, ऐसे में कितने केस बनेंगे अलग अलग, एक बार रियल के लिए बना दिया, एक बार इसी के लिए क्या बना दिया वर्चुअल के लिए बना दिया, राइट। हाँ तो ऐसे मैं सारे केस अलग अलग ड्राइव करूंगा, फिर सबके पैटर्न को ऑब्जर्व करूंगा, फिर मुझे समझ आ गया या तो मैं क्या करूं सारे केसेस का फॉर्मूला याद रखूं, या फिर मुझे क्या दिखा यार इन सब में अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज कर लूं तो क्या है एक ही फॉर्मूला है रेड वाला जो क्या सारे केसेस को ट्रू हो जाएगा, राइट। जी सर। ये जो ऊपर मैंने व्हाइट में लिखा हुआ जो फाइनली ये क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता था कि ये मेरा u है, ये मेरा v है, यहाँ मैंने रखा तो इस पर्टिकुलर v के लिए मैंने ड्राइव किया तो ये आया, सेम साइड v बनता तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा अलग आ जाता। रेड वाला क्या दे रहा है जनरल फॉर्मूला, जहां पर आप साइन रखोगे तो आप सारे केसेस को मीट कर दोगे। तो मैंने व्हाइट से रेड नहीं किया है, ऐसे में जो व्हाइट वाला निकाला है ऐसे मैंने 4 5 6 जितने भी पॉसिबल केसेस थे सबके लिए बनाया, मैंने एक केस करके दिखाया, देखो कि ऐसा मिलता जुलता फॉर्मूला बनेगा। फर्क क्या पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस माइनस के फर्क पड़ते जाएंगे, राइट। भाई ये कभी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कभी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कभी दोनों ही प्लस हो जाएंगे, तो ओवरऑल जो है नंबर्स वही रहेंगे। तो आपने भले आपने देखा है, मैं एक चीज का ऑब्जर्वेशन देख लेता हूँ कि अगर मैं अलग अलग केस याद करने के बजाय एक ही फॉर्मूला याद कर लूँ, उसमें चीजें साइन के साथ डाल दूँ अपने कन्वेंशन के हिसाब से, तो मैं सारे पॉसिबल रिजल्ट्स पे पहुंच जाऊंगा। अब बताइए ये क्या आएगा, आपके पास ये रे आई,
इसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे गुजरनी चाहिए थी, मान लो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल चलेगी ऐसे, तो जो टिप आपको यहाँ दिखाई दे रही थी और वो टिप आपको यहाँ दिखाई दे रही है। दिस इज हाइट ऑफ इमेज। अच्छा, सेंटर यहाँ कहीं होगा क्या? कहीं भी हो सकता है सेंटर। ये लाइन क्या बनेगी? ये लाइन इस पॉइंट का नॉर्मल बनेगी। भाई ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? ऑब्वियसली इस पॉइंट का नॉर्मल है। तो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मुझे बताओ μ1 sin A किसके बराबर है? μ2 sin r। to sign off. इसे क्या बोलते हैं? दिस इज योर u। एंड दिस इज योर। अब तो आई और आर छोटे एंगल है बड़े एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर क्या माने गए हैं? छोटे माने गए ना हमेशा से। तो इसको लिख सकता हूँ μ1 tan i। और tan i क्या होगा बताओ? H naught by h naught by u। ये क्या होगा? HI by V. hi by v। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आई? μ1 by μ2 V by U. v by u। ये कौन सा मैग्निफिकेशन हुआ? हाइट वाला। हाइट वाला मतलब क्या हुआ? एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के परपेंडिकुलर। Perpendicular. ट्रांसवर्स या फिर लेटरल, राइट? वेव्स याद आ रही है? ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड लॉन्गिट्यूडनल है, स्ट्रिंग वाली ट्रांसवर्स है। Yes, sir. चलिए एक बात बताओ, यहीं पे अगर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, अलोंग द लेंथ, वो छोटा सा रखा है। अच्छा बड़ा ऑब्जेक्ट है तो क्या करते? क्या लॉजिक होता है अगर बड़ा ऑब्जेक्ट, बड़े लेंथ का ऑब्जेक्ट होता है? मिरर में याद आ रहा है, एक अगर फाइनाइट लेंथ का ऑब्जेक्ट है तो और उसको एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, क्या करते थे? दोनों एंड्स की पोजीशन निकालो। हाँ, u1 की कोरेस्पोंडिंग v1, u2 की कोरेस्पोंडिंग v2। तो u1 माइनस u2 क्या दे रहा है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और v1 माइनस v2 का मोड जो है वो क्या दे रहा है? Length of Length of- image. यहाँ बताओ, फाइंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। व्हाट अबाउट? फाइंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। वापस लॉजिक पे जाते हैं, तो देखो ट्राई करो, दिमाग लगाओ, अपना मिरर याद करें, ट्राई करो। मिरर में लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या था? एक एंड की पोजीशन निकाल ली, दूसरे एंड की पोजीशन निकाल ली, है ना, और उनका डिफरेंस ले लिया। तो डेल्टा वी क्या दे रहा है? डेल्टा वी लेंथ ऑफ इमेज। और डेल्टा यू क्या दे रहा है? बोलो बोलो क्या दे रहा है दोस्तों? डेल्टा वी है लेंथ ऑफ इमेज, तो डेल्टा यू क्या है? ऑब्जेक्ट Length of लेंथ ऑफ अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? डेल्टा यू और डी यू। du। U. वो तो बनेगी डीवी।
तो लेटरल मैग्निफिकेशन क्या हो गया बताओ, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल। अगर फाइनाइट है तो डेल्टा वी बाय डेल्टा यू, अगर बहुत छोटे साइज में है तो dv by by du मेरा जो पर्पस है, मेरा पर्पस क्या है, डीवी बाई डी यू निकालना। mu1 g square upon mu2 u square। ये देखिए म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या आएगा, म्यू टू एच डी, और ये क्या है माइनस 1 by डीवी, v square ये माइनस प्लस हो जाएगा डी यू बाय, u square ये कांस्टेंट है, यहाँ से आपके पास डीवी बाई डी यू की वैल्यू क्या आएगी, म्यू वन बाय म्यू टू, ठीक है। वहां भी तो ये क्या था, वहां भी तो डीवी बाई डी यू निकालने के लिए क्या किया था आपने, उसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया था। चलिए आगे बढ़े। नोट कर लिया, सर हल्की स्क्रीन ऊपर करना। क्वेश्चन करें क्लास। ये आपका सेंटर है, ठीक है, मतलब ये ग्लास स्फीयर है, ऑब्वियसली बाहर क्या है आपके पास, एयर है, ये मेरा ऑब्जर्वर है। आपने कभी स्फेरिकल पेपर वेट देखा है, यस सर। yes sir sir उसके अंदर देखो, उसके अंदर है ना, अंदर कलर्स कैसे पैच होते हैं, है yes ना, sir कलर कलर ऐसे होता है, जैसे कलर अपने से स्पिट किया हो रहा है, ऐसा दिखता है ना, कलर के बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, छोटे छोटे पैचेस होते हैं कलर के। आप जब उस ग्लासेस को देखते हो ना, तो पैचेज एक्चुअली जहाँ होते हैं, आपको जहाँ भी दिख रहा है पैचेज, वो उनकी एक्चुअल लोकेशन नहीं होती। ग्लास की वजह से क्या होता है, वो पैचेज जहाँ भी दिखाई दे रहे हैं वो उनकी रियल पोजीशन ही कहीं और थे। ग्लास की वजह से जो रेज निकली वो ग्लास से निकल के रिफ्रैक्ट हुई, फिर आपकी आंखों में गई, तो आंखों में जो रेज आ रही है वो किसी और एंगल से आ रही है, तो जहां को दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली वो वहां होते नहीं है। तो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया जो सेंटर से r/2 दूरी पर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ O, फाइंड द पोजीशन ऑफ O एट सीन बाय ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर। ग्लास वेयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देता हूँ म्यू, मान लो इसका क्या है, ग्लास है तो 3/2।
सर क्वेश्चन रिपीट कर दोगे एक बार? Find position of O as observed by as seen by observer. तो मैंने रियल एग्जांपल ले लिए। पेपर वेट है, पेपर वेट के अंदर कलर्स के ऐसे पैच बने होते हैं, वो पैच आपको जहाँ दिखाई दे रहा है उनकी रियल लोकेशन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में दे कि ग्लास के अंदर आपने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट फिट कर दिया है r/2 दूरी पर। अब जब आप उसको ग्लासेस करके बाहर से देखोगे, और जो मेरा ऑब्जर्वर होगा ग्लास के बाहर ही होगा ना। जब भी ऐसा भी बोल सकते हैं कि एज ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर, ऑब्वियसली या पैच को ऑब्जर्व करना है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फ्रॉम आउट ऑफ द स्फीयर। जब आप उसको बाहर से देखोगे तो वो पैच दिखाई तो देगा, लेकिन अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं। तो मुझे ये बताना है कि मुझे ये ओ है, फाइंड पोजीशन ऑफ ओ एज ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर फ्रॉम आउटसाइड। प्लस अगर मैं ग्लास के अंदर ही बैठ जाऊं तो मुझे कहाँ दिखाई देगा? ग्लास के अंदर ही घुस गए। वहीं पे सर। सर जहाँ पर रखा हुआ है वहीं पर दिख। हाँ, फिर तो कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ ना। आप तक रेज आई, सीधी सीधी आ गई। ऐसा कुछ हो रहा है कि यहाँ से ऐसी रेज चलेंगी, एक रेज चलेंगी, ऐसी खूब सारी रेज चलेंगी, खूब सारी चलेंगी। मैंने कोई भी एक रेज स्टडी कर ली, ये मेरा क्या बनना है? नॉर्मल सेंटर से पास लाइन जो बनेगी वो नॉर्मल बनेगी। अब क्या हुआ दोस्तों? रेज सीधी सीधी जानी चाहिए टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? बताओ। Away from the normal. Away from the normal. ऐसे भी हो सकती है, एकदम पैरेलल भी हो सकती है, ऐसे भी कुछ भी हो सकता है। 3r/5 डिस्टेंस पे। 2r 2r। यहाँ दिखाई देगा, देखते हैं। बड़ा ही सिंपल है, फॉर्मूला लगाना था। मैं बार बार लिख रहा हूँ μ2/v, हर बार लिख लिख के किया करो ताकि आपको याद हो जाए फॉर्मूला। अभी इसमें साइन डालने बाकी है। ये बात बताओ, ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे? ऑब्वियसली ये डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है। ये मेरी कर्व सरफेस है, उसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? पोल बनेगा। एक बात बताओ, v तो हमें पता नहीं है, μ2 कितना है? कौन सा मीडियम 1 माना जाएगा? दिस इज मीडियम 1। ये बात समझ आ रही है सभी को? Yes, इंसिडेंट सर वाला yes. r/4 आएगा सर। नहीं नहीं, -2r आ रहा होगा। 2r. Yes, sir. Yes. μ2 कितना है? μ2 है 1, v अननोन है, नहीं पता। जिस मीडियम में गया है वो था 1। μ1 क्या है? μ1 क्या है? ग्लास है। ग्लास कितना हो गया? 3/2. 3/2. 3/2 r/2। अब यू देखो, गलती करते ना, r क्या है? -3r. वो क्या है? r/2. साइन क्या है? नेगेटिव है। μ2 क्या है? हवा। μ1 क्या है? 3/2। अच्छा, r क्या है इसका? प्लस r या माइनस r? माइनस। -r. ये भैया मेरा सेंटर, मैं पोल से सेंटर की तरफ जाऊंगा तो क्या आएगा? -r आएगा। तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी r/2 नहीं है, 3r/2 है। क्लियर है? ये क्या बचा? माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन गया? अच्छा, ये क्या बचा भाई? ये भी 3/2, ये भी 3/2, ये क्या बचा? 1/r बचा। सही है क्या? तो यहाँ से 1/v की वैल्यू क्या आई? ये -1/2r, v की वैल्यू क्या आई? -2। -2 का मतलब क्या है? माइनस मतलब सेम साइड बन गया। यहाँ बनेगा आपका, जहाँ दिखाया गया है, ये आपकी इमेज बन गई।
सर इसे तो हम नॉर्मल कनकेव मिरर की कनकेव लेंस की तरह ही ट्रीट करके कर सकते थे। नहीं, कैसे कर सकते थे भाई? सर हमारा ये ऑब्जर्वर जिस साइड है सिर्फ उसी साइड की हम रिफ्रैक्शन को अगर कंसिडर करेंगे तो पीछे वाली साइड का तो हमें कुछ काम नहीं रह जाएगा। तो वन ये जो सेकंड ये तो वन सेकंड रुक जा भाई, रुक जाओ। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंस की जब बात हो, लेंस में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, 2 सरफेस होती है, एक बार एंटर करते हैं और एक बार बाहर निकलते हैं। यहाँ से रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है दोस्तों? यहाँ रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है? 2 बार या 1 बार? एक है ना, 1 बार। अच्छा, और क्या कंफ्यूजन हो सकता है? ये वाला रे आई से बेंड हुई, अवे तो हुई, बैक प्रोड्यूस करोगे तो ये आएगा, यहाँ से तो दिखाई देगी। और ऐसी एक रे नहीं है, ऐसे बहुत सारी रेज है, सारी रेज को बैक प्रोड्यूस करोगे तो एक ही पॉइंट में मीट करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। ये देखो, और ये एयर है। अभी आप ग्लास से लॉजिकली एक बात होता है, ऊपर वापस आते हैं। आपने कभी देखा है, देखो +2r तो आ ही नहीं सकता था। +2r का मतलब क्या है? यहाँ जाके मीट कर रही है। ऐसा होता है कि ग्लास के अंदर कोई पैच दिखाई दे रहा है, वो आपको हवा में दिख रहा है, ग्लास के अंदर, ग्लास में नहीं दिखता ना, तो ये वाला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ यहाँ रखा गया है, मान लो ये जो दूरी है 20 सेंटीमीटर, रेडियस मान लो इसकी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, सिंपल सा है, सिंपल सा एकदम, कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी। क्या आएगा? μ2 बाई v। कौन सा मीडियम वन माना जाएगा दोस्तों? Air. एयर वन, और इसमें रे जा रही है, तो μ2 कितना हो गया? 3/2। v नहीं पता है, μ1 कितना है? 1, और u कितना है? +20 -20? माइनस 3/2 -1। r क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव इस पॉजिटिव केस में? Positive. बचा हाफ, ये बचा 1/20, और ये भी क्या है 1/20 एक्चुअली। तो v की वैल्यू क्या है? 1/v की वैल्यू 0 की, v की वैल्यू, Infinity. तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। आसान। मान लो ये आपके पास क्वेश्चन ये है, ये ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है ट्वाइस डिस्टेंस पे रखा गया है इसके रेडियस की। मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है वो r है, और ये जो अपनी बैक साइड है, बैक साइड आपने सिल्वर कर दिया,
बैक साइड हमने सिल्वर कर दिया। ग्लास स्फीयर है, म्यू ले लो 3/2। फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक क्लास, ट्राई करिएगा नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। बाहर ऑब्वियसली क्या है, बाहर आपका एयर है, दिस इज एयर। ग्लासेस स्फीयर है, उसकी बैक साइड आपने सिल्वरिंग कर दी है। ठीक है, चलिए सर नोट्स ही सिंक हुए थे कल। चेक करो यार, हो गए होंगे, मैं वापस देख लेता हूँ एक बार। ओके सर। ओके ओके।